Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी की जीनियस सुहासन में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है राष्ट्रपति का, जैसे जिक्र करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे हैं। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करें तो अनुच्छेद कौन सा रहेगा आपका राष्ट्रपति से संबंधित 52 से 62 तक। राष्ट्रपति का जिक्र करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 का जैसे जिक्र किया था। यानी भारतीय संविधान का भाग नंबर 5 है, ये सबसे बड़ा भाग आपको ध्यान होना चाहिए जिसे जिक्र करते हैं। आर्टिकल का जैसे जिक्र करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में, तो 52 से लेके 151 तक दिए। मैंने उसमें बताया था आपको भी, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, विधायिका के बारे में पढ़ते हैं और न्यायपालिका के बारे में। ठीक है भी, यानी कार्यपालिका का मैंने विस्तृत जिक्र किया था भी, कार्यपालिका किनसे मिलकर बनी होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। विधायिका का जैसे जिक्र किया था भी, विधायिका क्या होती है, विधायिका के कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनके बारे में जैसे जिक्र किया था। न्यायपालिका का भी मैंने विस्तृत रूप से जिक्र किया था। कार्यपालिका का मैंने जिक्र किया था भी, कार्यपालिका के जो सदस्य यानी कार्यपालिका जो बनी होती है, कार्यपालिका का जैसे जिक्र किया था। कार्यपालिका जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? आपके राष्ट्रपति से भी। किससे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद भी। क्या है? उसकी मंत्री परिषद। ठीक है भी। और आपको ध्यान होना चाहिए भारत के महान्यायवादी भी, महान्यायवादी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन चारों से मिलकर आपकी क्या बनी होती है? कार्यपालिका बनी होती है। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 से बनकर है कार्यपालिका जो आपकी बनी होती है। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं इस कार्यपालिका के अंतर्गत किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन चारों से मिलकर क्या बनी होती है? आपकी कार्यपालिका बनी होती है। और इसी कार्यपालिका में आज जो हम चर्चा करेंगे वो किसके बारे में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो वर्णन दिया हुआ है भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 आर्टिकल 52 से लेके 62 तक भी। ठीक है नहीं, तो ये इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। राष्ट्रपति का जब जिक्र करते हैं, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 52, हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे भी, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग चलेंगे भी, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जब अनुच्छेद 52 का हम जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 52 में ये लिखा हुआ है, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा भी। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा भी। ठीक है भी, यानी भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति का एक पद होगा। और ये पद हमने किस देश से लिया है ये ध्यान होना चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है भी, किस देश से ये राष्ट्रपति का पद लिया है? तो हमने लिया है यूएसए से भी। किस देश से लिया है हमने ये राष्ट्रपति का पद? हमने यूएसए से लिया है। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज का, जैसे जिक्र करते हैं, पद जरूर हमने यूएसए से लिया है, परंतु यूएसए के राष्ट्रपति के समान हमने, भारत ने अपने राष्ट्रपति को वो शक्तियां नहीं दी है। ठीक है भी, यानी पद किस देश से लिया है? हमने यूएसए से लिया है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का जैसे जिक्र करते हैं, शक्तियों का जैसे जिक्र करें तो शक्तियां जो है ये ब्रिटिश क्राउन के समक्ष है भी, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है भी, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन की महारानी है ना, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की महारानी को जो शक्तियां प्रदान की हुई है, वैसी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की हुई है। जरूर पद हमने यूएसए से लिया, परंतु यूएसए के राष्ट्रपति के समान हमने भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान नहीं की। वो ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि हमने जो संसदीय तंत्र लिया है, किस देश से लिया है? ब्रिटिश से लिया भी। किस देश से लिया है? ब्रिटेन से संसदीय तंत्र लिया है। तो ब्रिटेन की महारानी को जो शक्तियां प्राप्त है, वही भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है। अगर हम जिक्र करें यूएसए के राष्ट्रपति का, जैसे जिक्र करते हैं, यूएसए के राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिली हुई हैं, वो शक्तियां हमने किसको दी है? प्रधानमंत्री यानी पीएम व उसकी मंत्रिपरिषद को भी। ठीक है, उसकी मंत्रिपरिषद। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है। परंतु यूएसए के राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी हुई, वैसी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी हुई है। कैसी शक्तियां दी हुई है भारत के राष्ट्रपति? ब्रिटिश क्राउन के समक्ष, यानी ब्रिटेन की महारानी को जो शक्तियां दी हुई, वैसी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को दी हुई। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारत के
यूएसए के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वैसी शक्तियां भारत में किसको दी गई है? तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसीलिए हम कहते हैं भी भारत में वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को कई चीजों के लिए जाना जाता है। जैसे संघ का क्या होता है? विधिवत प्रमुख होता है भी, यानी क्या होता है? जैसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, यानी संघ का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो संघ का प्रमुख नंबर 1 लिखोगे आप, संघ का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो संघ का प्रमुख कहा जाता है राष्ट्रपति को भी। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है संघ का प्रमुख, राष्ट्रपति को। इसके बाद में आता है देश का प्रथम नागरिक, यानी भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। तो भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी, ठीक है। सेनापति इंपॉर्टेंट है। संघ का प्रमुख जैसे हैं, जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होगा? वो भी आपका राष्ट्रपति होगा। इसके साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भी। कौन होता है? राष्ट्रपति। परंतु वास्तविक मैंने जैसे बताया था, वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में भी। प्रधानमंत्री को बहुमत दल का नेता कहा जाता है भी, बहुमत दल का नेता कहा जाता है भी, इंपॉर्टेंट है। यानी बहुमत दल का नेता कौन होगा? जिसको बहुमत प्राप्त होगा लोकसभा में वही क्या बन सकता है? भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुमत दल का नेता कहा जाता है इसको। सरकार का अध्यक्ष भी कहा जाता है, यानी सरकार का अध्यक्ष, ठीक है। वैसे अध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं, नाम मात्र के अध्यक्ष तो आपके क्या है? राष्ट्रपति है, परंतु वास्तविक जो सरकार के अध्यक्ष कौन है? वो आपके प्रधानमंत्री है। बहुमत दल का क्या होता है? ये नेता भी होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये 52 में आपके आर्टिकल 52 के अंदर इनका वर्णन किया हुआ है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल जो 53 आपका दिया हुआ है, संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां निहित होती है वो किस में होती है? राष्ट्रपति में भी। यानी आर्टिकल 53 में जो हम जिक्र करेंगे वो किसका जिक्र करेंगे? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में हम यही पढ़ेंगे भी संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है भी, क्या है? ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आर्टिकल 53 में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे भी संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ये चीज पढ़ते हैं। इसके बाद आर्टिकल जो आपका 54 है, आर्टिकल 54 में जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके निर्वाचन के बारे में भी, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आपका अनुच्छेद रहेगा 54। यानी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित अगर हम पढ़ें तो किस में पढ़ेंगे? आपके ये पढ़ेंगे 54 में भी। निर्वाचन व चुनाव भी, ठीक है भी। किसका निर्वाचन व चुनाव? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के निर्वाचन और चुनाव से संबंधित अगर हम पढ़ें तो किस में पढ़ोगे आप? ये रहेगा आर्टिकल आपका 54 भी, ठीक है भी। किस देश से लिया है हमने? तो ये ध्यान होना चाहिए, ये लिए हैं अपन जो चुनाव प्रक्रिया जो हमने जैसे जिक्र करते हैं, ये लिया है हमने यूएसए से भी, ठीक है भी। किस देश से लिया है हमने? यूएसए से। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है भी। क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है भी। क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें से 50 प्रस्तावक सांसद व 50 अनुमोदक
सांसद होते हैं। ठीक है भाई, ये चीज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव का जैसे जिक्र करते हैं तो वो किस में दिया हुआ है, चुनाव या निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 में। किस देश से लिया हमने, यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें से 50 प्रस्तावक सांसद होते हैं और 50 क्या होते हैं, अनुमोदक सांसद होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का जैसे जिक्र करते हैं। अब इसके चुनाव में जो भाग लेते हैं ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, एक चीज यहां और भी क्लियर कर सकते हो, इसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है भी। क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी। ठीक है, वैसे संसद का मैं जिक्र करूंगा और इस विस्तृत तब मैं बताऊंगा। लोकसभा का सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इनका क्या होता है, चुनाव होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, रूप से चुनाव होता है भी, ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में इसके चुनाव में कौन भाग ले सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है भी, कौन है भाग ले सकता है भी। तो कौन भाग ले सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सदनों के निर्वाचित सदस्य भी। ठीक है भी, ये यहां करना जरूरी है क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं भी, भाग ले सकते हैं निर्वाचित सदस्य। जैसे जिक्र करोगे, निर्वाचित सदस्यों का मतलब क्या लेते हैं, जिनका निर्वाचन हुआ है, यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य इसके अंदर भाग नहीं ले सकते भी। राष्ट्रपति जो जैसे जिक्र करते हैं, नंबर 1 तो ये लिखोगे, नंबर 2 क्या लिखोगे, राष्ट्रपति द्वारा भी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते भी, भाग नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्यों को, लोकसभा में कितने, 2 सदस्यों को, और राज्यसभा में कितने सदस्यों को, 12। तो ये जो आपके 14 सदस्य जो बनते हैं, ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते भी। सिर्फ क्या है, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो 2 लोकसभा के अंदर जो सांसद सदस्य चुनने की, जो मनोनीत करने की जो शक्ति दी हुई है, परंतु ये मनोनीत करने का, यानी 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं, राष्ट्रपति क्या है, मनोनीत कर सकते हैं भारत की लोकसभा के अंदर, परंतु इन मनोनीत सदस्यों का आरक्षण क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया भी। 25 जनवरी 2020 को जो सीरियल के अनुसार 126वां और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है भी, 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2020 में जो 2 एंग्लो इंडियन चुनने का जो इनको आरक्षण दिया हुआ था, इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किए जाएंगे। कहने का ध्येय यही है, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 14 जो सदस्य हैं, 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा के अंदर जो चुने मनोनीत किए जाते हैं, वो भाग नहीं लेते भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। अब ये 2 लोकसभा के अंदर 2 सदस्य जो थे, इनका तो आरक्षण समाप्त कर दिया, तो अब कितने रह गए आपके, 12 सदस्य। 12 सदस्य भाग नहीं ले सकते, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, और कौन भाग ले सकता है, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भी क्या ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य भी। अब विधानसभा भी कई राज्यों का जैसे जिक्र करते हैं तो दोहरा सदन है, कई राज्यों में जैसे जिक्र करें दोहरा सदन है। भारत के 6 राज्यों में ऐसे हैं जहां पर दोहरा सदन है, क्योंकि उन राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है। तो राज्य के निर्वाचित विधान सभा के सदस्य भी, ठीक है भी, सदस्य भाग ले सकते हैं भी, भाग ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, यानी राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भी क्या ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते भी, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इनका चुनाव जो है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किनका, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनका जो चुनाव होता है वो
अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए ये सदस्य भाग नहीं ले सकते। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना है भारत में वर्तमान में कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद है। भारत के कितने राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद है। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए 2 केंद्र शासित प्रदेश है आपके, 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन से है जहां पर विधानसभा है, तो वो है आपके दिल्ली और पांडिचेरी भी। क्या है? दिल्ली व पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और पुदुचेरी है, इनको शामिल किया गया है 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ठीक है भी, पहले इनको जिसे शामिल नहीं किया जाता था राष्ट्रपति के चुनाव में, परंतु 17वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। ठीक है भी, 30 विधानसभा की सीटें आपकी किसमें है? पांडिचेरी में है, और 70 जो विधानसभा की सीट किसमें है? आपके दिल्ली के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जैसे जिक्र कर रहे थे, चुनाव से संबंधित हम जिक्र कर रहे थे, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, कौन इसमें भाग नहीं ले सकते, ये हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अभी। ठीक है भी भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आपको विस्तृत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए भी। अब भारत में निर्वाचन जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जैसे जिक्र करते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल 55 का जैसे जिक्र करेंगे। आर्टिकल 55 में क्या दिया हुआ है? निर्वाचन की प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया। ठीक है भी, निर्वाचन विधि की, राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि, यानी आर्टिकल 55 में क्या दिया हुआ है? 55 में जैसे जिक्र करते हैं, आर्टिकल 55 में जो दिया हुआ है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि भी। ठीक है भी, अब ये विधि जो है उसमें तो निर्वाचन प्रक्रिया का जैसे जिक्र कर रहे हैं, निर्वाचन का जैसे चुनाव का हम जिक्र कर रहे थे, परंतु इसमें क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस देश से ली है हमने? आयरलैंड से भी। किस देश से ली हमने? आयरलैंड से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी निर्वाचन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली हमने? तो ये प्रक्रिया ली है हमने आयरलैंड से। आयरलैंड का जैसे जिक्र करते हैं तो कैसी प्रक्रिया है आपको ध्यान होना चाहिए? एकल संक्रमणीय भी, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष प्रणाली भी, अप्रत्यक्ष प्रणाली। ठीक है भी, प्रणाली इंपॉर्टेंट है। यानी एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है ये किस देश से ली? हमने आयरलैंड से ली। इंपॉर्टेंट है, एकल संक्रमणीय या अप्रत्यक्ष प्रणाली का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था भी, सबसे पहले प्रयोग किया गया था डेनमार्क में भी। प्रयोग कहां हुआ था? डेनमार्क में। और कब? डेनमार्क 1956 में भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, और भारत में जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का जैसे जिक्र करें, निर्वाचन प्रक्रिया जो शुरू की गई थी भारत में निर्वाचन की, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मनोनीत राष्ट्रपति थे। क्या थे? आपके मनोनीत राष्ट्रपति थे। जबकि आपको ध्यान होना चाहिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी भारत में कब हुई थी? 1952 में भी। ठीक है, 1952 में हम जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से ली गई, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होते हैं, और सबसे पहले इस एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष प्रणाली का प्रयोग हुआ था डेनमार्क में 1956 में। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रयोग यहां हुआ था। अब आप कई बार पूछा जाता है भी एमएलए जो आपके होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका वोट मत कैसे निकाला जाता है? यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार इंपॉर्टेंट है भी कैसे निकाला जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए एमएलए का जैसे वोट निकाला जाता है, यानी वैल्यू मत जैसे निकाला, मत वैल्यू निकाली जाती है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा में उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या भी। ठीक है भी, कुल संख्या गुणा 1/1000। ठीक है भी, और जो भी आपका आएगा वो एक एमएलए की वैल्यू। ठीक है, एक एमएलए का क्या आ जाएगा? मत की वैल्यू आ जाएगी।
ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एमएलए का, जैसे विधानसभा के सदस्य का अगर हमने वोट की वैल्यू निकालनी है भी कितनी है, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या। और यहां जो जनसंख्या जो हम ले रहे हैं वो कब की ले रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए 1971 की जनसंख्या भी, ठीक है। 1971 में जो जनसंख्या थी वही जनसंख्या लेकर आज हम चल रहे हैं, ठीक है भी। और कब तक चलेगी आपको ध्यान होना चाहिए, 1971 वाली जो जनसंख्या है 2026 तक भी। 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है भी। यानी कब से जो एमएलए निकालने की जनसंख्या जो लेंगे वो 1971 की, ना कि हम 2011 की, 2001 की जैसे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एमपी का हम जिक्र करते हैं भी, एमपी का कैसे निकाला जाता है, सांसद जो होते हैं, लोकसभा के सदस्य जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा का जैसे जिक्र करते हैं, तो कैसे निकाला जाता है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये देखेंगे हमें सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की कुल वैल्यू, यानी मतों की जो वैल्यू बटा में सदस्यों की, संसद के सदस्यों की संख्या भी, ठीक है। अब संख्या ये जो यहां करेंगे ना, ये रहेंगे निर्वाचित भी, क्या है, निर्वाचित, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एक सांसद की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो वोट की, जैसे जिक्र करें, तो सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की वैल्यू जितनी भी जो आती है, यानी एक जो विधायक की जो यहां पर वैल्यू आई है उसको काउंट करके जितनी टोटल वैल्यू प्लस संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी, ठीक है, वटा में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बटा में क्या लिखोगे, तो संसद के निर्वाचित जो सदस्य संख्या है, इसमें हम मनोनीत शामिल नहीं कर सकते। मैंने ये चीज आपको पहले ही क्लियर किया है भी, मनोनीत सदस्य इसके अंदर आपके शामिल नहीं होते हैं। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक देखो ये चीज भी आता है भी आपका, एक राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कोटा भी, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा भी, न्यूनतम कोटा। तो न्यूनतम कोटा का जैसे जिक्र करते हैं, दिए गए कुल मतों का मूल्य बटा में 2 प्लस 1 भी, ठीक है नहीं। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो कोटा, क्या कोटा प्राप्त करना चाहिए, कितने अगर प्राप्त करेंगे तब वो राष्ट्रपति बन सकता है, तो दिए गए मतों का मूल्य बटा में 2 प्लस 1 जो प्राप्त करता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। क्या बनता है, राष्ट्रपति बन जाता है। तो 55 में हम जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का, जैसे जिक्र कर रहे थे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी है, किस विधि से है, आयरलैंड से ली गई है। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं वो आर्टिकल आपका 56 है भी। राष्ट्रपति का कार्यकाल का जैसे जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल से संबंधित बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना वर्ष का कार्यकाल होता है, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, देंगे तो इस्तीफा किसको देंगे, ये जो प्रक्रिया है, ठीक है भी। तो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल में जिक्र करें अनुच्छेद 56, क्या दिया अनुच्छेद 56 में, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल का जैसे जिक्र करते हैं तो कितना कार्यकाल है राष्ट्रपति का, 5 साल का। ये चीज क्लियर होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक, 5 साल तक वो भारत का राष्ट्रपति रह सकता है, अपने भारत का राष्ट्रपति रह सकता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, 5 साल तक। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे यूएसए का हम जिक्र करें, इसके साथ साथ यूएसए का आप कर सकते हो जिक्र भी, भारत का राष्ट्रपति तो 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, जबकि यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो कितने साल के लिए निर्वाचित होता है, 4 साल के लिए। ये चीज भी क्लियर करो। हमने प्रक्रिया जरूर यूएसए से ली है, परंतु यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो कितने साल तक रहता है, 4 साल तक, और भारत का जो राष्ट्रपति रहता है वो 5 साल तक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, अपने राष्ट्रपति का 5 साल का जैसे मैंने जिक्र किया, तो राष्ट्रपति 5 साल तो रहेगा भी, ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर वह
5 साल के बाद भी अपने पद के ऊपर रह सकता है भी। क्यों रह सकता है भी? अगर दूसरे राष्ट्रपति शपथ लेके न आए, यानी दूसरे राष्ट्रपति को शपथ न दिलाई गई हो, तब तक वो अपने उस पद पर रह सकता है 5 साल होने के बाद भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ये त्याग पत्र भी दे सकता है भी। किसको दे सकता है? त्याग पत्र भी दे सकता है भी। किसको दे सकता है त्याग पत्र? अगर देगा तो अपनी इच्छा से उपराष्ट्रपति को भी। किसको देगा? उप राष्ट्रपति को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उप राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। इसके साथ साथ आपको ये चीज भी क्लियर होना चाहिए भी। अब आर्टिकल 62 का हम जिक्र करेंगे यहां थोड़ा सा, अनुच्छेद 62 भी। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है? 2 बातें यहां पर लिखी हुई है आपकी अनुच्छेद 62 में। एक तो लिखी हुई है भाई राष्ट्रपति जब अपने पद के ऊपर रहता है, उस पद पर रहने से पहले पहले, यानी उसके पद के समाप्त होने से पहले पहले क्या है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये है, अगर ये एक तो देखो चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। दूसरी क्या है भी? 6 माह के भी, 6 माह के अंदर अंदर भी, अंदर है क्या है? उस पद को भरा जाना जरूरी है भी। आर्टिकल जैसे 62 का हम जिक्र करते हैं तो क्या लिखा हुआ आर्टिकल 62 में? आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो राष्ट्रपति का अगर पद समाप्त हो रहा है, 5 साल का उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उस पद को भरने से जो पूरी प्रक्रिया, यानी उस पद को समाप्त होने से पहले ही क्या है? उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करवा लेनी चाहिए। इसके साथ दूसरा यह है भी किसी कारणवश राष्ट्रपति ने जैसे त्याग पत्र दे दिया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो 6 माह के अंदर अंदर उस पद को भरा जाना जरूरी है। ये जो हम पढ़ते हैं ये आर्टिकल हम 62 में पढ़ते हैं भी, आर्टिकल है 62 में। तो आपको ध्यान होना चाहिए 56 का जैसे जिक्र कर राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। परंतु 5 साल कब से माना जाएगा? जब वो शपथ ले लेगा। ठीक है, तब से माना जाएगा। इसके बाद में वो अपनी इच्छा से क्या है? त्याग पत्र दे भी सकता है उपराष्ट्रपति को भी। ठीक है। भारत में 5 साल का, जबकि यूएसए में 4 साल का है। उसके बाद में 62 का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने से संबंधित। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल आपका 57 है भी। आर्टिकल 57 में क्या वर्णन किया हुआ है? यही वर्णन किया हुआ कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बना जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 57 में जो जिक्र करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 57 में क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 57 में यही पढ़ा जाता है भी भारत का जैसे कितनी बार बन सकता है भी। ठीक है भी, कितनी बार बन सकता है। तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है भी। संविधान में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन भी, ठीक है, से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अब प्रावधान का मतलब क्या लिखा है? जैसे भारत का राष्ट्रपति कुछ देशों में ऐसा है, जैसे यूएसए का हम जिक्र करते हैं, यूएसए में ऐसा है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का जैसे जिक्र करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता भी, जबकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूएसए का जिक्र करते हैं, यूएसए में 2 बार क्या है, कोई व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, राष्ट्रपति के कार्यकाल में दोबारा निर्वाचन से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आर्टिकल 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार क्या है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जो आज जैसे जिक्र करते हैं भी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या है 2 कार्यकाल पूरे किए थे। कितनी बार है? 2 कार्य। तीसरे कार्यकाल के लिए भी उनका निर्वाचन हो सकता है भी, तीसरे कार्यकाल के लिए भी उनका निर्वाचन हो सकता है। तो हम पढ़ रहे थे, आज जो पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 52 से लेकर 57 तक का हमने जिक्र किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। नेक्स्ट वीडियो में जो हम जिक्र करेंगे आर्टिकल 58 के बारे में जिक्र करेंगे, योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यताएं हैं,
ठीक है भी। उन योग्यताओं के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमेशा यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का जिसमें हमने जिक्र किया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमेशा यहां से क्या आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे राष्ट्रपति के बारे में और ज्यादा जानकारी दूसरी वीडियो के अंदर। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहे। जय हिंद, जय भारत।